वित्तीय व्यवस्था। अपन भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में बातें कर रहे थे। अब बात कर रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक पार्ट 2। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के क्या क्या कार्य हैं। फंक्शन ऑफ आरबीआई के कार्य। देखिए, हम जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है। ये वह समस्त कार्य करता है जो केंद्रीय बैंक द्वारा किए जाने चाहिए। आरबीआई अधिनियम 1934 की प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि इस बैंक का मुख्य कार्य है नोटों के निर्गमन का नियमन करना तथा भारत में मौद्रिक स्थायित्व रखने हेतु कोषों को रखना व चलन तथा साख व्यवस्था का सामान्य राष्ट्र हित में संचालन करना। उसकी जो प्रस्तावना है 1934 में जो आरबीआई अधिनियम बना था उसमें लिखा है कि इस बैंक का मुख्य कार्य नोटों के निर्गमन का नियमन करना तथा भारत में मौद्रिक स्थायित्व रखने हेतु कोषों को रखना व चलन तथा साख व्यवस्था का सामान्य राष्ट्र हित में संचालन करना। तो देखिए, फिर भी हम देखते हैं कि मुख्य रूप से कौन कौन से कार्य होते हैं। तो इस प्रकार है, पहला कार्य है नोटों का निर्गमन करना। भारत के जो आरबीआई है उसको नोट निर्गमन करने का एकाधिकार प्राप्त है। भारत के अंदर सिर्फ आरबीआई ही नोट छाप सकता है। 1 रुपए को नोट को छोड़कर बाकी सभी प्रकार की मुद्रा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। 1 रुपए के नोट का निर्गमन भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। जो भारत सरकार का 1 रुपए का नोट जारी करता है उसे भारत सरकार के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं और जो आरबीआई नोट निर्गमन करता है उस पर गवर्नर के साइन होते हैं। तो आरबीआई की धारा 24 के अनुसार यह बैंक 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000 तथा 10,000 रुपए के नोट निर्गमन कर सकता है। देखिए, कर क्या रहा है, ये नहीं कर रहा मैं भी, ये बता रहा हूं कि भारतीय आरबीआई अधिनियम की धारा 24 के अनुसार 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000 और 10,000 रुपए के नोट निर्गमन कर सकता है, जारी कर सकता है। अब तक सभी अधिमानों के नोट निर्गमन किए जा चुके हैं। नोटों की छपाई के लिए नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र में, और देवास जो कहाँ है, मध्य प्रदेश में, और मैसूर जो कहाँ है, कर्नाटक में, तथा सैलबोनी जो पश्चिम बंगाल में है, वहां पर जो प्रिंटिंग प्रेस लगा रखी है उस पर वो नोट छपते हैं। वर्तमान में 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 रुपए के नोटों का प्रचलन है। 1978 में बैंक ने 1000, 5000 और 10,000 के नोट भी साधारण जनता के लेन देन के लिए जारी किए थे, लेकिन बाद में बंद कर दिए उनको। 1000 का नोट पुनः चालू किया था जिसे हमने बाद में बंद कर दिया। जब विमुद्रीकरण का काम आया 2016 के अंदर तो हमने उस 1000 के नोट को बंद कर दिया, रद्द घोषित कर दिया। और विमुद्रीकरण के टाइम में 500 और 2000 के नए नोट हमने जारी किए। आपने देखा होगा, महसूस किया होगा, विमुद्रीकरण हुआ था, उसके अंदर नोटों को चेंजेस हुआ था अभी। और जो सिक्के आपके हाथों में आते हैं ना, सिक्कों की ढलाई भारत सरकार द्वारा की जाती है। रिजर्व बैंक सरकार के एजेंट के रूप में सिक्कों के वितरण व जारी करने का कार्य करता है। वर्तमान में ढिलाई का कार्य मुंबई, नोएडा, कोलकाता, हैदराबाद में किया जा रहा है। वर्तमान में 50 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के सिक्के प्रचलन में है। देखिए, चलन में मुद्रा। देखिए, चलन में जो विभिन्न मूल्य के सिक्के और रुपए चलन में है उसको मैंने आपको बता दिया कौन कौन से हैं। तो नोट कौन कौन चलन में है, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 के नोट है। और सिक्के कौन कौन चलन में है, 50, 1 रुपया, 2 रुपए का सिक्के, 5 रुपए का सिक्का और 10 रुपए का सिक्का, ये चलन में है। देखो,
1 रुपए व उससे ऊपर मूल्य के सिक्के किसी भी सीमा तक वैधानिक रूप से स्वीकार किए जाएंगे। 2 रुपए पर कितनी सीमा तक आपको स्वीकार करने होंगे, ये नियम है। व्यवहारिकता अलग है, नियम ही है। 50 पैसे के जो सिक्का है वो 10 रुपए तक के भुगतान के लिए हम स्वीकार कर सकते हैं, ये एक नियम है। ठीक है। आरबीआई द्वारा बैंकिंग सिद्धांत पर न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर नोटों का निर्गमन किया जाता है। क्वेश्चन निकल के आता है कि हमारे पास जो ये इतने सारे नोट जारी हैं, देश के अंदर बहुत सारे नोट हैं, उनके पीछे कितना फंड रखा हुआ है, कितना पैसा रखा हुआ है, क्या चीज रखी हुई है कि नोट आपके चलन में है करोड़ों की मात्रा में, और उसके पीछे कुछ तो कुछ रखा हुआ है ना सरकार ने। तो देखिए, न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर नोटों का निर्गमन कर रखा है। रिजर्व बैंक ने नोट निर्गमन के लिए 200 करोड़ रुपए की न्यूनतम कोष प्रतिभूति के रूप में रख रखी है, जिसके अंतर्गत कम से कम 115 करोड़ रुपए मूल्य का सोना रखा और 85 करोड़ रुपए के विदेशी प्रतिभूति रखी जाती है। तो 200 करोड़ रुपए का न्यूनतम कोष रखा है, उसमें कितना है, 115 करोड़ रुपए का तो सोना रखा हुआ हमारे देश के अंदर और 85 करोड़ रुपए की प्रतिभूति रखी हुई है, विदेशी प्रतिभूति। और अगर संकट आ गया तो संकट के समय क्या कर सकती है सरकार, भारत सरकार की अनुमति लेकर 85 करोड़ रुपए के मूल्य के बराबर विदेशी प्रतिभूति के कोष की मात्रा को किसी भी सीमा तक घटा सकती है, कोष की मात्रा को घटा भी सकती है। दूसरा काम है सरकार का बैंकर या अभिकर्ता या सलाहकार। देखिए, रिजर्व बैंक केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के बैंकर, अभिकर्ता तथा वित्तीय सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है। केंद्रीय तथा राज्य सरकारों की ओर से भुगतान स्वीकार करना, उनकी ओर से भुगतान करना, उनकी विदेशी विनिमय मुद्रा हस्तांतरण करना, अन्य बैंकिंग क्रियाओं को करना तथा सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था करने का कार्य रिजर्व बैंक करता है। रिजर्व बैंक सरकार के अभिकर्ता के रूप में वो समस्त कार्य करता है जो एक बैंक अपने ग्राहकों के लिए करता है। जिन स्थानों पर रिजर्व बैंक की शाखाएं नहीं है, वहां पर भारतीय स्टेट बैंक रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। केंद्रीय एवं राज्य सरकार के साधारण बैंकिंग कार्यों के लिए आरबीआई कोई भी पैसा नहीं लेता है। राज्य सरकार है, जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, उनका जो ट्रांजैक्शंस कर रहा है आरबीआई उनसे कोई पैसा नहीं लेता, बल्कि इन कार्यों के बदले में रिजर्व बैंक सरकारी खातों में जो जमा होती है उस पर कोई ब्याज नहीं देता। सरकार ने कोई पैसा जमा कराया है उस पर आरबीआई ब्याज नहीं देगा, तो वो जो बैंकिंग कार्य कर रहा है उसके लिए रिजर्व बैंक शुल्क नहीं लेगा। तो कितना करोड़ों रुपए का पैसा फंड जमा होता है, उसका ब्याज कितना होता है, वो आरबीआई नहीं देते हैं। ठीक है। रिजर्व बैंक केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था भी करता है और बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को जारी करता है, उनका धन इकट्ठा करता है, उन पर ब्याज अदा करता है, उनकी अवधि पूर्ण होने पर उनका मूलधन वापस करता है तथा उनके लेखे जोखे भी रखता है। आरबीआई सरकार के 3 मास के कोषागार विपत्र ट्रेजरी बिल भी बेचता है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों की अल्प अवधि वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये बैंक अस्थायी ऋण, वेज एंड मीन्स एडवांसेस भी देता है। ये ऋण अधिक से अधिक 3 महीने के लिए दिए जाते हैं। इन पर 1% कम ब्याज दर लिया जाता है। रिजर्व बैंक सरकार की विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है ताकि सरकार द्वारा आयातित माल का भुगतान किया जा सके। उपयुक्त कार्य के अतिरिक्त आरबीआई सरकार के मुख्य सलाहकार का कार्य करता है। ये बैंक नए ऋणों के निर्गमन, पुराने ऋणों के परिवर्तन, कोषों के विनियोजन, बैंकिंग तथा साख, सहकारिता, कृषि साख आदि विषयों पर सरकार को समय समय पर एडवाइस यानी परामर्श भी देता है। अगला कार्य यह है बैंकों का बैंक एवं अंतिम ऋणदाता। शीर्ष बैंक होने के नाते, अपेक्स बैंक होने के नाते, बड़ा बैंक होने के नाते रिजर्व बैंक बैंकों के
बैंकर के रूप में और अंतिम ऋणदाता के रूप में भी जाना जाता है। विधान के अनुसार अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को अपनी जमाओं का न्यूनतम 3% तथा अधिकतम 15% रिजर्व बैंक के पास नगद जमा कराना अनिवार्य होता है, जिसे हम बोलते हैं नगद कोषा अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, CRR। अनुसूचित व्यापारिक बैंक को आवश्यकता के समय रिजर्व बैंक अंतिम ऋणदाता के रूप में ऋण उपलब्ध करवाता है। यह बैंक अनुसूचित बैंकों की प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों की कटौती कर और पुनर्कटौती करके भी ये अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। अगला कार्य समाशोधन का कार्य करना, क्लियरिंग हाउसेस फंक्शन। बैंकों के आपसी लेन देन का निपटारा करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा समाशोधन गिरोह का संचालन किया जाता है। मतलब बहुत सारे बैंकों ने अपने अपने क्लियरेंस भेज दी, चेक्स भेज दिए, अपने अपने ट्रांजेक्शन भेज दिए, उनके जो क्लियरेंस का कार्य करता है वो कौन करेगा? रिजर्व बैंक करता है। देश के 14 केंद्रों पर रिजर्व बैंक स्वयं समाशोधन का कार्य देखता है। और ये केंद्र कौन कौन से हैं? ये है मुंबई, कलकत्ता, नई दिल्ली, कानपुर, चेन्नई, बेंगलोर, नागपुर, पटना, हैदराबाद, भुवनेश्वरम, अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम, जयपुर और गुवाहाटी। देश के अन्य स्थानों पर उनके एजेंट, RBI के एजेंट यानी कौन? SBI ये कार्य करता है, समाशोधन गृह का कार्य करता है। और आजकल तो देखिए इंटरनेट के कारण समाशोधन कार्य बहुत तेजी से और सरलता से होने लगा है। तत्काल समाशोधन की सुविधा भी प्रदान होने लगी है, क्योंकि आजकल क्या है, कंप्यूटर के माध्यम से कार्य हो रहा है। अगला कार्य है विधि से विनिमय नियंत्रण। रिजर्व बैंक देश के बहुमूल्य धातु कोषों तथा विदेशी विनिमय कोषों को अपने पास सुरक्षित रखता है। भुगतान या संतुलन की स्थिति में बैंक इन कोषों के द्वारा विनिमय दर में सापेक्षिक स्थिरता लाने का प्रयास करता है। विनिमय दर में स्थिरता के लिए RBI निश्चित दरों पर नियंत्रित ढंग से विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय करता है। रिजर्व बैंक केंद्रीय राज्य सरकारों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के लिए विदेशी विनिमय की व्यवस्था करता है। विदेशी विनिमय के लिए रिजर्व बैंक ने पृथक से विनिमय नियंत्रण विभाग की स्थापना कर रखी है। जो विदेशी विनिमय का नियंत्रण है उसके लिए अलग से डिपार्टमेंट है रिजर्व बैंक के पास। यह विभाग विदेशी मुद्रा की मांग व पूर्ति का संपूर्ण लेखा जोखा रखता है तथा उनमें आपस में संतुलन और सामंजस्य बनाने का प्रयास करता है। अगला बात है बैंकिंग प्रणाली का नियमन। देखिए रिजर्व बैंक का यह कर्तव्य भी है कि वह देश में जो बैंकिंग प्रणाली है उसका नियमन इस तरह से करे जिससे लोगों का बैंकिंग में विश्वास रहे। बैंकिंग नियमन अधिनियम के अंतर्गत RBI को बैंकों के नियमन हेतु व्यापक रूप से अधिकार प्राप्त है। किन किन बारे में? लाइसेंस के बारे में है, प्रबंध के बारे में, शाखा विस्तार के बारे में, निरीक्षण के बारे में, विलयन और अवसायन के संबंध में है। तो देखिए ये करके बात करते हैं अपन। लाइसेंस बैंकिंग प्रणाली के नियमन के अंदर सब पॉइंट है लाइसेंस। बैंकिंग नियमन अधिनियम की धारा 22 के अनुसार प्रत्येक बैंक को बैंकिंग कार्य प्रारंभ करने के लिए RBI से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। अगर लाइसेंस नहीं है तो बैंकिंग का कार्य वो नहीं कर सकता है। लाइसेंस देते समय रिजर्व बैंक ये देखता है कि बैंक की आर्थिक स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि वो अपने देय धन का पूर्ण भुगतान कर सके और उसके कार्य जमाकर्ताओं के हित में हो, उनके खिलाफ नहीं हो। दूसरा है शाखा विस्तार। बैंकिंग नियमन अधिनियम की धारा 23 के अनुसार बैंकों द्वारा नई शाखाएं खोलने और शाखाओं के देखिए नई शाखा खोलने और शाखाओं को विस्तार पर दोनों के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? बैंक को रिजर्व बैंक की अनुमति लेनी होगी। कोई भी शाखा चेंज करनी है, खोलनी है तो कहां जाना पड़ेगा उसको? अल्टीमेटली किसी बैंक को रिजर्व बैंक के पास जाना पड़ेगा। निरीक्षण धारा 35 के अनुसार RBI को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी बैंक का किसी भी समय निरीक्षण कर सकता है, जांच कर सकता है। रिजर्व बैंक किसी भी बैंक के पूंजी कोष, नगद राशि, ऋण और इसके पीछे रखी गई प्रतिभूतियां और अन्य सभी बातों की पूर्ण जांच कर सकता है।
रिजर्व बैंक जांच के दौरान पाई जाने वाली अनियमितताओं को दूर करने के लिए संबंधित बैंक को डायरेक्शन भी जारी करता है। और अगला पॉइंट है विलयन तथा अवसायन। किसी भी बैंक के साथ अन्य बैंक का विलयन होने से पहले रिजर्व बैंक से, विलयन मतलब मिलना, दो बैंक का एक बैंक होना, विलयन होने के लिए रिजर्व बैंक से अनिवार्य रूप से आज्ञा लेना होगा, अनिवार्य रूप से परमिशन लेनी होगी। विलयन के लिए आरबीआई प्रोत्साहन देता है जिससे कि जमाकर्ताओं के हित सुरक्षित रहे। और जिन बैंकों की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है उनमें कोई संभावना नहीं है कि वो सुधर जाएगा बैंक, तो रिजर्व बैंक उनके अवसायन मतलब बंद करने की बात भी करता है। उसके लिए वो क्या करता है, अधिनियम की धारा 38 के अनुसार उच्च न्यायालय को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है। अगली बात है साख नियंत्रण। देश के केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य साख नियंत्रण का। देखिए साख नियंत्रण का जो कार्य है ना, मैं आपको अलग से फुल फ्लैश कार्य, बहुत बड़ा कार्य है, 20 नंबर का ऑटोमेटिक क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए साख नियंत्रण की बात मैं अगले अपने टॉपिक पे करूंगा। अगली बात कर लेते हैं जब तक अन्य कार्य। देखिए रिजर्व बैंक के पास अन्य कार्य भी है, जैसे कृषि साख। नाबार्ड की स्थापना हुई थी जुलाई 1982 में। उससे पहले दो विभाग थे आरबीआई के पास, राष्ट्रीय कृषि साख दीर्घकालीन और राष्ट्रीय कृषि साख स्थिरीकरण कोष। ये कार्य क्या करते, कृषि की साख के कार्य ये करते थे, लेकिन 1982 में नाबार्ड को ये सारे कार्य आरबीआई ने स्थानांतरित कर दिए। औद्योगिक वित्त की व्यवस्था, औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा राज्य वित्त निगमों में भारतीय रिजर्व बैंक की अंश पूंजी लगी हुई है। इस प्रकार ये बैंक औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में अप्रत्यक्ष रूप से योगदान कर रहा है। आर्थिक समंकों का एकीकरण एवं प्रकाशन, कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स। रिजर्व बैंक मुद्रा, साख, वित्त, बैंकिंग, कृषि, औद्योगिक उत्पादन, मूल्यवर्ती आदि आर्थिक विषयों से संबंधित आंकड़े इकट्ठे करता है तथा उनका विश्लेषण करके वो निष्कर्ष निकालता है। निष्कर्ष निकाल के वो प्रतिवेदनों का, रिपोर्ट्स का प्रकाशन करता है। रिजर्व बैंक के जो प्रकाशन होते हैं ना, वो मुख्य रूप से ये वाले हैं। भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन मासिक, चलन तथा वित्त की रिपोर्ट वार्षिक, रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट, भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रकृति, रिजर्व बैंक का साप्ताहिक विवरण आदि पब्लिकेशन है वो निकालता रहता है। इसके अलावा अन्य जो समितियां होती है और जो सर्वेक्षण है उसके प्रकाशन भी वो निकालता रहता है। अगली बात कर रहे हैं हम बैंकिंग शिक्षा तथा प्रशिक्षण, बैंकिंग फंक्शंस एंड ट्रेनिंग्स। रिजर्व बैंक बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण के लिए अनेक प्रकार के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करता है। ट्रेनिंग जरूरी है, बिना ट्रेनिंग के सक्सेस होना संभव नहीं है, इसलिए रिजर्व बैंक अपने अधिकारी कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग उपलब्ध करवाता है। अब क्या है कि इसके लिए रिजर्व बैंक ने क्या कर रखा है, अधिकारियों के लिए एक बम्बई में बैंकर्स ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना कर रखी है, पूना में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग की स्थापना कर रखी है, चेन्नई में रिजर्व बैंक स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना कर रखी है। इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक ने बॉम्बे, कोलकाता, चेन्नई और नई दिल्ली में क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रखे हैं। मुद्रा हस्तांतरण कार्य करता है। रिजर्व बैंक देश के सभी बैंकर्स के लिए मुद्रा हस्तांतरण अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर मुद्रा भेजने का कार्य करता है। मुद्रा परिवर्तन का कार्य करता है। रिजर्व बैंक पुरानी व विकृत मुद्रा के बदले नई मुद्रा प्रदान करता है। इसके अलावा ये बैंक बड़े नोटों को छोटे नोटों एवं सिक्कों में परिवर्तित करने का कार्य करता है। आपको जब नोट चेंज कराने होते हैं आप कहाँ जाएंगे, अल्टीमेटली बैंकर चेंज करता है, बैंकर नहीं करेगा, बैंकर ने चेंज कर दिया तो बैंकर कहाँ जाता है, आरबीआई के पास जाता है। और सिक्के भी लेने तो आरबीआई के पास जाता है। तो बीच में आपने देखा होगा कभी जब मुद्रा का जो विमुद्रीकरण हुआ, मुद्रा का जो एक्सचेंज कराना होता लोग आरबीआई के पास जाने लगे थे। इसके अलावा निष्पक्ष स्वीकार करना, रिजर्व बैंक बिना ब्याज के केंद्र और राज्य सरकार के संस्थाओं और व्यक्तियों के निक्षेप स्वीकार कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से लेन देन, रिजर्व बैंक विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थाओं से लेन देन करता है। रिजर्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सदस्यों देशों
केंद्रीय बैंकों में खाता खोल सकता है तथा उनके अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। बहुमूल्य धातुओं का क्रय विक्रय। अपने दायित्व को निपटा करने के लिए आरबीआई स्वर्ण धातु एवं सिक्कों का क्रय विक्रय कर सकता है। स्वर्ण सिक्के और स्वर्ण धातु का क्रय विक्रय कर सकता है। ये बैंक अपने स्वर्ण कोषों की गिरवी रखकर ऋण भी प्राप्त कर सकता है। बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार। भारतीय रिजर्व बैंक देश में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। रिजर्व बैंक के प्रयत्नों के फलस्वरूप 2 दशकों से तेजी से प्रगति हुई है। अगला काम है विकास वित्त की पूर्ति। भारतीय रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप वित्त उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण कार्य करता है, जिससे देश में तेजी से विकास हो सके। अगली बात करते हैं हम कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्जित कार्य क्या है अथवा प्रतिबंधित कार्य क्या है, कि रिजर्व बैंक कौन कौन से कार्य नहीं कर सकता। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है शब्द पॉइंट्स के रूप में कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्जित कार्य अथवा प्रतिबंधित कार्य बताइए। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 19 के अनुसार रिजर्व बैंक निम्नलिखित कार्य नहीं कर सकता है। पहला है व्यापार या व्यवसाय पर रोक। रिजर्व बैंक किसी भी प्रकार का व्यापार या व्यवसाय नहीं कर सकता है। अंशों के क्रय विक्रय और उनकी जमानत पर ऋण। आरबीआई किसी भी कंपनी के अंशों का क्रय नहीं कर सकता और न ही उनके अंशों की जमानत पर ऋण दे सकता है। जमाओं पर ब्याज नहीं दे सकता है। रिजर्व बैंक अपनी जमाओं पर कभी भी ब्याज नहीं देता है। सावधि बिलों पर प्रतिबंध। रिजर्व बैंक सावधि बिल नहीं लिख सकता और न ही उनको बुना सकता है। प्रतिभूति रहित ऋणों पर प्रतिबंध। रिजर्व बैंक प्रतिभूति रहित ऋण नहीं दे सकता है। अचल संपत्ति की जमानत पर ऋण पर प्रतिबंध। रिजर्व बैंक अचल संपत्ति की जमानत पर कोई भी ऋण नहीं दे सकता है। अचल संपत्ति के क्रय पर रोक। देखिए, रिजर्व बैंक अपनी मूल आवश्यकताओं के अतिरिक्त, उसको मूल आवश्यकता है बिल्डिंग विल्डिंग बनानी, अपना संचालन करने, उसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक अचल संपत्ति, स्थायी संपत्ति का क्रय नहीं कर सकता है। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर विजय कुमार।